ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ अहम खबरें। भाजपा के दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय अब कांग्रेस के हो गए हैं। 4 दशकों तक वे भाजपा के कर्मठ नेता रहे, लेकिन पार्टी में हो रही उपेक्षा से दुखी होकर और नाराज होकर साय ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। भाजपा में ऐसे कई नेता हैं जो लूप लाइन में हैं। ऐसे में कोई अगला नंद कुमार साय भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में हर विधानसभा चुनाव के पहले दल बदल की राजनीति देखी जाती है। दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय के एपिसोड के बाद पार्टी सतर्क हो गई है और ये जानने में जुट गई है कि कौन कौन से नेता पार्टी से नाराज है। 15 साल सत्ता के दौरान जिन नेताओं की तूती बोलती थी, आज उनके पास भाजपा में एक छोटा सा पद तक नहीं है। प्रदेश स्तर के नेता अपने विधानसभाओं तक सीमित होकर रह गए हैं। उपेक्षित नेताओं में गौरीशंकर अग्रवाल, राम सेवक पैकरा, संतोष बाफना आदि का नाम लिया जा सकता है। हालांकि भाजपा का कहना है कि भाजपा बड़ी पार्टी है, नंद कुमार साय के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, किसी व्यक्ति के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि पूरा विश्व में भारतीय जनता पार्टी लग रहा है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार होने के बाद पूरा दुनिया में क्या बोलते हैं, भारत के नाम ऊंचा हुआ है। अब ऐसा है, कांग्रेस तो डूब रही है, सब स्टेट में प्राय कांग्रेस समाप्त हुआ है। अब उधर जाने का क्या महत्व है, मैं नहीं समझता। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है कि अन्य राज्यों में भी भाजपा के दिग्गज नेता कांग्रेस में आए हैं। यह प्रक्रिया चालू है और न जाने कितने लोग आ सकते हैं। स्वाभाविक है, जब भारतीय जनता पार्टी में दिक्कतें पैदा हो गई नंद कुमार जी के साय जी के आने से, भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलतियों का एहसास हो और बौखलाहट इसलिए है कि उनकी पार्टी कमजोर हुई है, उनकी पार्टी में टूटन आई है। और आप देखिए, अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत से दिग्गज नेता कांग्रेस में आए हैं। चुनावी साल में दल बदल तो होते ही हैं। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रायः दल बदल में सत्तारूढ़ दल आगे भी रहता है। ऐसे में आगामी दिनों में कौन कौन से नेता पाला बदलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद नंद कुमार साय के एकाएक कांग्रेस प्रवेश ने हर किसी को चौंका दिया है। एक दिन के भीतर ही उनके कांग्रेस प्रवेश ने ये भी बता दिया है कि इसकी पटकथा काफी पहले से लिखी जा चुकी थी। इसे अंजाम तक पहुंचाने में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कांग्रेस के इस राजनीतिक मिशन को अंजाम तक पहुंचाया है। नंद कुमार साय के इस्तीफे की खबरों के साथ ही उन्हें तलाशने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। रायपुर में देवेंद्र नगर बंगले से लेकर तपकरा में उनके पैतृक निवास और दिल्ली के संभावित ठिकानों तक हर जगह उन्हें खोजा गया, लेकिन साय नवा रायपुर के मेफेयर लेक रिजॉर्ट में थे। लगभग 18 घंटे तक उन्हें ढूंढने और उनके प्रकट होने को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। लेकिन नंद कुमार साय प्रकट हुए तो पता चला कि इस पटकथा के अहम किरदार रायपुर के महापौर एजाज ढेबर थे, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें इस्तीफा देने के पहले ही सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, भाजपा की पहुंच से उन्हें दूर किया, साथ ही मीडिया और भाजपा को भी उलझाए रखा। हालांकि तमाम खबरों के बीच सबसे विश्वसनीय जानकारी INS 24/7 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि साय रायपुर में ही है। एजाज ढेबर के साथ साय के राजीव भवन पहुंचने के साथ ही यह खबर सच भी साबित हुई। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिशन साय के लिए अपने विश्वस्त सहयोगी एजाज ढेबर पर भरोसा जताया। उन्होंने साय को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने से लेकर रात भर बीजेपी की पहुंच से दूर रखने और दूसरे दिन राजीव भवन तक लेकर आने की जिम्मेदारी सौंपी। एजाज ढेबर ने अपनी भरोसेमंद टीम के साथ इस काम को बखूबी अंजाम भी दिया। यही वजह है कि भाजपा के नेता हाथ मलते रह गए और साय सीएम की मंशा के अनुरूप कांग्रेस का हाथ थामने में कामयाब रहे। यही वजह है कि एजाज ढेबर के जन्मदिन पर साय शामिल हुए तो खूब स्नेह भी किया। एजाज ढेबर ने भी नंद कुमार साय को अपने बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट करार दिया। उससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। नंद कुमार साय जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे और आदिवासी समाज के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, एक नीचे तबके के लिए जो लड़ाई लड़ी, कई सारे समाज, बहुत सारे समाजों के लिए उन्हें लड़ाई लड़ी,
आज वो कांग्रेस प्रवेश किए हैं। मेरे को लगता है कि आज सबसे बड़ा मेरा बर्थडे गिफ्ट नंद कुमार साय जी का है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रियंका गांधी के गुलाबों से अभूतपूर्व स्वागत की बात हो या मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल मिशन को अंजाम तक पहुंचाने की बात हो, एजाज ठेबर बखूबी इसे अंजाम देते आए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस की सियासत में एजाज ठेबर ने अपनी अलग पहचान तो बनाई ही है। सीएम भूपेश बघेल का उन्होंने विश्वास भी अर्जित किया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब भर्ती, प्रमोशन और ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है। इसी के साथ राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर भर्ती के संकेत दे दिए हैं। किन पदों पर होगी भर्ती, कैसे आरक्षण के मसले पर फिर हो रही है सियासत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में आरक्षण मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब प्रदेश में भर्तियों से लेकर प्रमोशन और ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही सीएम भूपेश बघेल ने CS, DGP समेत उच्च पदस्थ अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई और तत्काल आवश्यक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि मिशन मोड में भर्ती की प्रक्रियाएं पूरी की जाएं। अब रोक हटने के बाद 58% के आधार पर ही भर्तियों की शुरुआत हो सकेगी। इन पदों पर होंगी भर्तियां। PSC द्वारा 171 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा ले ली गई है। साक्षात्कार हो चुका है। अब परिणाम घोषित कर भर्ती की जाएगी। राज्य वन सेवा के 211 पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है। परिणाम रुका था, अब परिणाम घोषित कर भर्ती होगी। गृह विभाग में साइंटिफिक अफसर के 23 पदों के लिए भी परीक्षा ली जा चुकी है, पर भर्ती अटकी थी। अब भर्ती का रास्ता खुल गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के 21 पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है। अब भर्ती का रास्ता खुल गया है। सहायक ग्रेड 3 पटवारी, अमीन, वन रक्षक समेत कई पदों के परिणाम घोषित होंगे। सहायक विकास विस्तार अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर, RI समेत कई पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद इस मामले में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा की लापरवाही को आरक्षण छीने जाने का जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं भाजपा आदिवासियों को 32% आरक्षण देने का श्रेय ले रही है। साथ ही राज्य सरकार पर तंज कसती नजर आ रही है। मनमोहन सिंह जी ने इतना, तो सरकार ने इतना घटिया काम किया था। आपने आरक्षण तो लागू कर दिया था, रोस्टर का था पता नहीं था। दूसरी बात यह है, जो कमेटी आपने चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता बनाई और नंदीराम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया 10 साल तक। 12 में हुआ, मतलब 6 साल तक आप प्रस्तुत नहीं किए और उसी कारण से ये खारिज हुआ था। तो उनके नाकामी के कारण से, उनके गलतियों के कारण से पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगना पड़ा। और अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट ने हमने सही तथ्य रखा और न्यायालय ने स्वीकार करते हुए जो हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए स्टे दिया है, जो निरस्त किया था उसको स्टे दिया है, तो अब क्यों पीठ थपथपा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत है कि जो हमने 58% आरक्षण किया था, जिस पर कांग्रेस कभी सवाल करती थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाया। मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत है निश्चित रूप से बीजेपी की। और आरक्षण के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ही आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में गए थे और उन नेताओं को भूपेश बघेल की सरकार ने उपकृत किया था, लाल बत्ती देकर किया था। ट्राइबल क्षेत्र में, आदिवासियों के क्षेत्र में भूपेश बघेल एक्सपोज हो चुकी है कि वो ट्राइबल आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। निश्चित रूप से इसका लाभ सभी वर्गों को मिलना चाहिए। प्रदेश में लंबे समय से आरक्षण शून्य हो जाने के कारण भर्तियां बंद थी। इसे लेकर खास तौर पर युवाओं में खासी बेचैनी थी। शासकीय नौकरियों के लिए उम्र सीमा पार करने का डर उन्हें सता रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने युवाओं की छटपटाहट कुछ हद तक कम कर दी। हालांकि अब भी 76% आरक्षण का विधेयक राजभवन में लंबित है।
रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, पूर्व मंत्री लता उसेंडी और चंद्रशेखर साहू ने मंगलवार को प्रेस वार्ता लेकर आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही राज्य सरकार से भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की मांग की है। 58% आरक्षण बहाल होने के फैसले को विक्रम उसेंडी ने भाजपा के काम को साबित करने वाला बताया है। वहीं कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। जशपुर जिले के वरिष्ठ नेता भाजपा नंद कुमार साय ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। मामले में जशपुर जिले के भाजपा नेताओं का बयान भी अब सामने आ रहा है। भाजपा के सांसद गुमती साय ने कहा है कि भाजपा के नंद कुमार साय कद्दावर नेता थे। उनको देखकर हम लोगों ने राजनीति सीखी है। भाजपा ने उन्हें कई बड़े पदों पर नवाजा है। भाजपा एक संगठित पार्टी है। पूर्व विधायक भरत साय ने भी साय के कांग्रेस पर प्रवेश पर कहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता का कांग्रेस में जाना समक्ष से परे नजर आ रहा है। उन्हें कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए था। कांग्रेस में जाने से भाजपा को आगामी चुनाव में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नंद कुमार साय जी गद्दावर नेता थे और उनको देख करके हम लोग नेतागिरी सीखे हैं। हम लोग तो गुरु मानते हैं, चाहे आदरणीय स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी हो या फिर मतलब नंद कुमार साय जी को, और उन्हीं के मतलब गुरु मानते हुए हम लोग राजनीति शुरू की है। और आज यहाँ तक एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको सम्मान देने में कोई कमी नहीं किया है। अब देखिए, नंद कुमार साय जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे और उनको पूरा सम्मान दिया गया पार्टी की तरफ से। आज कई पदों में आसीन, 3 बार सांसद, फिर नेता प्रतिपक्ष रहे, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे। मेरे विचार से उनको सम्मान में कोई कमी नहीं किया है। अगर किस मंशा से गए हैं, अब वरिष्ठ नेता बुद्धिजीवी हैं, कैसे गए हैं, क्यों गए हैं, बाकी इस विषय में तो क्या कह सकते हैं। इधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन रायपुर पहुंचकर आभार सम्मेलन में शामिल हुए। हजारों की संख्या में पहुंचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मितानिनों ने मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल और सरकार के प्रति आभार जताया। आभार सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई अहम घोषणाएं भी की। सीएम ने 5000 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का ऐलान किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय कि पूर्ण व अस्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 5000 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराया जाएगा और पूरे प्रदेश में 14 नवंबर को पूरे राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, इसका सम्मान किया जाएगा। सक्षम योजना अंतर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक होती है, उन्हें योजना का लाभ मिलता है। इन्हें बढ़ाकर अब वार्षिक आय की सीमा 2 लाख किया जाएगा। महिला स्व सहायता समूह के अधिकतम 4 लाख का ऋण स्वीकृत किया जाता है, जिसकी सीमा बढ़ाकर 6 लाख अधिकतम किए जाने की घोषणा करता हूं। इधर रायपुर में रविशंकर विश्वविद्यालय के कैंपस में मंगलवार को हुए आभार सम्मेलन के बाद गंदगी का अंबार नजर आया। बता दें कि मंगलवार को साइंस कॉलेज ग्राउंड में आभार सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और सहायिका आभार जताने रायपुर पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद खाने के पैकेट दिए गए थे। पैकेट लेकर मितानिन और आशा कार्यकर्ता कैंपस पहुंचे और खाने के बाद पैकेट अंदर ही फेंक दिए। अब गंदगी के मुद्दे पर रविशंकर विश्वविद्यालय ने रायपुर नगर निगम को पत्र लिखा है और जल्द से जल्द कैंपस की सफाई के लिए कहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता मोनिका दुबे। रविशंकर विश्वविद्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और कैंपस की जो स्थिति है वो सबसे पहले हम आपको दिखा दें। ये रविशंकर विश्वविद्यालय जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जहां हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं वह
पढ़ाई करते हैं और ये उनका कैंपस है। इस कैंपस से लगे हुए ग्राउंड में आज एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वह जो महिलाएं हैं वह आई हुई थी। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आभार व्यक्त का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था और वो आभार व्यक्त कार्यक्रम के बाद जो उन्हें खाने के पैकेट्स दिए गए थे वह इस कैंपस में आकर उन्होंने खाना तो खाया, लेकिन जो जिस तरीके से अस्त व्यस्त हालत में आप रविशंकर विश्वविद्यालय के कैंपस को देख रहे हैं, जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, जहां के गार्डनों में वो पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके की स्थिति है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है एक प्रश्न चिन्ह जो है कि आखिर क्यों इस तरीके से विश्वविद्यालय के कैंपस को गंदगी में तब्दील कर दिया गया है। ना ही यहाँ पर निगम अमले की टीम है, ना ही यहाँ पर किसी तरीके से किसी भी सफाई गाड़ी या कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसे लेकर नजर नहीं आने के कारण वह रविशंकर विश्वविद्यालय ने पत्र लिखा है नगर निगम को कि जल्द से जल्द कैंपस को साफ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने लिखने आने वाले बच्चों की जो मुश्किलें हैं वह लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार भीड़ इकट्ठी होने से कैंपस के बाहर और कैंपस के अंदर इस तरीके से जो मजदूर आते हैं, जो महिलाएं आती हैं, जो इसके कार्यक्रम यहाँ पर रखे जाते हैं, जिसके कारण लगातार जो है रविशंकर का कैंपस गंदगी में तब्दील होता जा रहा है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। 23 साल बाद अप्रैल और मई के महीने में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश से सैकड़ों एकड़ की फसल खराब हो चुकी है। अकेले दुर्ग में ही 13 से 14 हेक्टेयर फसल पर बुरा असर पड़ा है। दुर्ग जिले के गनियारी, नगपुरा, कोटनी, चिंगरी, महमरा जैसे गांवों में केले, पपीते और मिर्ची की फसल को क्षति हुई है। पाटन के फुंडा, अरसनारा, जमगांव व इससे लगे गांवों की बाड़ियों में पानी भरा हुआ है। प्रभावित किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दाग धब्बा ज्यादा आ गया मौसम की वजह से। पानी गिरा भी, हफ्ते भर से पानी गिरा बीच में, इसलिए खराब हो गया पूरा। गोभी भी कीड़ा वीड़ा आने लग गया बदली की वजह से सब। अभी तो बाकी फसल तो ठीक है समय। यहाँ रोड के परेशानी अलग है भैया, उसके बाद पानी का बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। ऊपर से क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ नए बोर खनाने के लिए बैन लगा हुआ है, उस कारण से हम लोग और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मौसम की मार से तो इतना ज़्यादा परेशानी है कि किसान लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सरकार से यही गुहार है कि हमारे किसान भाइयों के लिए एक कोई बजट प्रस्ताव में लाकर हम लोगों की मदद करें और हम लोगों का कर्जा माफ करें। इधर नारायणपुर में 5 लाख के इनामी नक्सली कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। नक्सली ने एसपी पुष्कर शर्मा के सामने सरेंडर किया है। नक्सली कमांडर कुतुल एरिया में सक्रिय बताया जा रहा था। नक्सली संगठन में 14 साल से सक्रिय था और पुलिस की नीति से प्रभावित होकर सरेंडर करने की बात कही है। आत्मसमर्पित नक्सली को प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए भी दिए गए हैं। इधर रायपुर के भाटागांव स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड कहने के यात्री सुविधाओं के नाम पर बनाया गया है। दरअसल यहां जमकर भर्राशाही मची हुई है। बस स्टैंड पार्किंग ठेकेदार ने बस स्टैंड पर कब्जा कर लिया है। आवागमन के लिए 7-8 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। इसे बंद कर ठेकेदार द्वारा अवैध पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। INS 24/7 की टीम की मौके पर पहुंचने की सूचना मिलने के बाद निगम ने अधिकारियों ने ठेकेदार के होर्डिंग्स को उखाड़ फेंका। मामले को लोगों से बात की हमारे संवाददाता मनोज नायक ने। के लिए राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड तो बना दिया है। करोड़ों का यह बस स्टैंड बनाया है ताकि यात्रियों को सभी सुविधा मिल सके, लेकिन जो है यात्री जो है आज भी जो है बस स्टैंड के अंदर नहीं जाते। आप देख सकते हैं सारे यात्री जो है बाहर ही खड़े रहते हैं और जो जितने भी रास्ते यहाँ पर दिए गए थे बस स्टैंड के अंदर जाने के लिए ताकि आवागमन में पर्याप्त तो सुविधा हो सके, उन जो रास्तों को बंद कर दिया गया। यहाँ पर स्टॉपर लगा दिए गए। यहाँ पर पार्किंग का ठेका जरूर दिया गया है, लेकिन पार्किंग का ठेका ना होकर ऐसा लगता है कि पूरे बस स्टैंड का ठेका दे दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक यहाँ पर जो है यात्रियों को इसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यात्री अपने परिवारजनों को छोड़ने भी आते हैं तो बाहर ही छोड़कर चले जाते हैं। वे अंदर इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि कहीं ना कहीं जो है यदि वे वहाँ अंदर जाते हैं तो उन्हें जो है पार्किंग का शुल्क पटाना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी जुटे हुए हैं। हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार जो है पार्किंग को लेकर जो है समस्याएं देखने को मिलती है। किस प्रकार की समस्याएं आती है?
देखिए क्या है, ये जो सरकार द्वारा जो अधिकृत किया गया बस स्टैंड को, जो पार्किंग ठेकेदार हैं, यहाँ पे ना कोई नियम है ना कोई कानून है। एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, 10 मिनट की पार्किंग हर जगह फ्री रहती है। लेकिन अगर किसी को धन्वंतरी मेडिकल भी जाना है या निगम में टैक्स भी पटाना है, वो 10 रुपये की पर्ची के बिना नहीं जा सकता। ठेकेदार के गुर्गे उस तरह से बदतमीजी करते हैं। नियम है 5 रुपये का और 10 रुपये फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के द्वारा मनमानी किया जा रहा है। यहाँ कई सारे दुकानदार वाले अगर दुकान किराए में लिए हैं, लोग 7,000 हजार पटा रहे हैं। अम्मा जैसी गरीब दुकानें जो खोल के रखे हैं, खाने की दुकान, इनका रोज रात में खाना बेकार चले जाता है। अधिकारियों के साथ साथ जो है परिवहन विभाग के अधिकारियों की जो चुप्पी है कहीं न कहीं पूरी तरीके से रहस्य में है, क्योंकि निगम ने जो है पार्किंग का ठेका दिया था, ना कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। रायपुर की WRS कॉलोनी और खमतराई को जोड़ने वाला अंडरब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। अंडरब्रिज का जल्द उद्घाटन किया जाएगा। रंग रोगन का काम भी पूरा हो चुका है। इससे शुरू होने से WRS कॉलोनी, शिवानंद नगर सहित आसपास के इलाके में रहने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी। मामले में अंडरब्रिज का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी और शिवानंद नगर में रहने वाले लोगों को अब ट्रैफिक से बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल नए अंडर ब्रिज का जो काम है वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रिज लगभग बनकर के जो तैयार यहाँ पर हो चुका है। रंगने का, पोतने का काम भी जो है पूरा हो गया है और जो सड़क का काम था वो भी लगभग यहाँ पर पूरा हो गया है। पहले जो WRS कॉलोनी में रहने वाले लोग थे उन्हें खमतराई तक जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता था और ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता था। लेकिन अब इस नए अंडर ब्रिज बनने के बाद सीधे WRS कॉलोनी से और शिवानंद नगर से होते हुए जो लोग हैं वो यहाँ से सीधे खमतराई चौक तक पहुँच सकेंगे। उनका समय भी बचेगा, साथ ही साथ जो ट्रैफिक से यहाँ पर बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस इलाके में ट्रैफिक का दबाव अधिक है। ऐसे में अब इस नए अंडरब्रिज बनने से ट्रैफिक के दबाव पर भी राहत जो है वो देखी जाएगी। जल्द ही इस अंडरब्रिज का जो है उद्घाटन जो है वो कर लिया जाएगा। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, INH 24/7 रायपुर। चलिए रुक कर लेते रायपुर का। बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से आ रही है। महापौर एजाज ढेबर से ED की पूछताछ। ED कार्यालय में देर रात तक चली पूछताछ। करीब 11 घंटे तक चली पूछताछ। ED दफ्तर के बाहर जुटे रहे महापौर के समर्थक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां महापौर एजाज ढेबर से ED की पूछताछ लंबे 11 घंटे तक ये पूछताछ चली है। आपको बता दें कि ED दफ्तर के बाहर जुटे रहे महापौर के समर्थक। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 11 घंटे तक ये पूछताछ चली है और ED के द्वारा पूछताछ की गई है। ED दफ्तर के बाहर समर्थक भी एजाज ढेबर के जुटे रहे हैं। महापौर एजाज ढेबर से ED की पूछताछ का पूरा मामला सामने आया। ED कार्यालय में देर रात तक ये पूछताछ चली है। आपको बता दें 11 घंटे तक पूछताछ की गई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ED दफ्तर के बाहर कई समर्थक भी जुटे रहे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एजाज ढेबर से ED की पूछताछ और करीब 11 घंटे तक ये पूछताछ चली है। बड़ी खबर, और देर रात तक ये पूछताछ चली है। आपको बता दें कि ED दफ्तर के बाहर महापौर एजाज ढेबर के कई समर्थक जुटे रहे। महापौर एजाज ढेबर से ED की पूछताछ का ये पूरा मामला सामने आया। ED कार्यालय में देर रात तक ये पूछताछ चली और करीब 11 घंटे तक ये पूछताछ चली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको रायपुर से बता रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टर्स और कमिश्नर से चर्चा की। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में कोई अवरोध न आए और आकस्मिक और गंभीर सेवाओं का संचालन सुचारू रूप से हो सके। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्थाएं बनाएं और PG चिकित्सकों की सेवाएं लें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि डॉक्टर्स का स्ट्राइक पर जाना अनैतिक है, इसमें कार्रवाई का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंसान की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स ही भगवान के रूप में माने जाते हैं। इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें, हर जगह व्यवस्था कर लें। CM शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो
हो और मरीजों को इमरजेंसी में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कहा है कि निजी नर्सिंग होम में भी संवाद बनाकर रखें, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी सतत बनी रहे। आयुष्मान योजना में प्राइवेट अस्पताल में इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे NH 24/7। नमस्कार।